डियर स्टूडेंट, हमने अब तक जो पढ़ाया था वो कूलाम का नियम पढ़ा चुके थे, ठीक है। और कूलाम का नियम हम कंप्लीट कर चुके थे, जिसके आगे से आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर। और जो चैप्टर है हमारा आज वो है अध्याय पहले का ही वैद्युत आवेश क्षेत्र एवं वैद्युत ध्रुव। यानी कि वैद्युत आवेश के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में पूरी डिटेल से बता दिया है, लेकिन वैद्युत आवेश के बारे में बताया, वैद्युत क्षेत्र के बारे में नहीं बताया था। तो क्योंकि किसी कारणवश मेरी वीडियो जो है वो रुक गई थी और मैं यूट्यूब पर वीडियो नहीं डाल पाया था, तो आज से मैं अपनी वीडियो फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज जो पढ़ेंगे हम क्षेत्र पढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में आएगी। तो ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। तो आज हम पढ़ते हैं देर न करते हुए वैद्युत क्षेत्र के बारे में। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है आज की वीडियो का वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र जो है वो होता क्या है, किसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब जैसे हम इसको देखते हैं, जो हमने लिख रखा है ये। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या है कि किसी आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसे कह रहे हैं हम, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है। यानी कि कोई भी अन्य जो आवेश है वो वैद्युत बल का क्या करे, अनुभव करे, तो उसको हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्या कहेंगे हम उसको, वैद्युत क्षेत्र। अब वो जरूरी नहीं है कि एक ही आवेश हो, बहुत सारे आवेश भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लें नॉर्मली एक जनरली एग्जाम्पल हम समझते हैं कि अपने अगर एग्जाम्पल में देखें, कहते हैं ना कि एरिया जो होता है वो कुत्तों का होता है, ठीक है। अब कोई क्षेत्र है और उस क्षेत्र में कुत्ते रह रहे हैं, तो अगर वो जो कुत्ते रह रहे हैं उनमें अगर कोई दूसरा यानी कि अदर से कोई दूसरा कुत्ता वहाँ पर आ जाए, तो वो कुत्ता क्या करेगा, उस पर प्रभाव डालता है। प्रभाव कैसे डालता है, उसको भौंकता है, या तो उसको प्रतिकर्षित करेगा या फिर उसको आकर्षित करेगा, ठीक है। तो प्रतिकर्षित मतलब भौंकेगा, उसको भगा देगा वहाँ से, ठीक है। नहीं तो क्या हो गया, वो प्रभावित हो गया। तो जो एरिया था उस कुत्ते का, वो एरिया वो उसका क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है। उस वैद्युत क्षेत्र में कोई दूसरा कुत्ता आया और उसमें उसने क्या करा, उसकी भौंकने का अनुभव करा, यानी कि वो उसको गाली दे के अपनी भाषा में भगा रहा है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि वो उसका वैद्युत क्षेत्र है, उसने उसमें आकर अनुभव करा। अब दूसरा एग्जाम्पल समझें हम, तो दूसरा एग्जाम्पल अगर देखें हम कि जैसे कोई ये आवेश है, ये प्लस ये आवेश है, क्यों ये क्या आवेश, इसका जो है ये क्षेत्र है चारों तरफ का, ठीक है। ये इसका क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये इसका चारों तरफ का क्षेत्र है, ये कोई आवेश है। इसमें कोई अन्य आवेश है, ये Q1 है और ये Q2। ये जो Q2 आवेश है ये धन परीक्षण आवेश, इसके अंदर यहाँ पर आ जाए प्लस का Q2 आवेश, तो ये आवेश अगर यहाँ आ जाए तो इसमें आने पर अगर ये इसके बल का अनुभव करे, यहाँ पर क्या करे, इसके बल का अनुभव करे, तो इसी क्षेत्र को जहां तक भी ये अनुभव करेगा, मान लिया यहाँ तक करे, इस बिंदु पर आ जाए, इस बिंदु तक अनुभव कर रहा है, तो यही इसका यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र। इसके चारों ओर का ये वाला क्षेत्र है, ठीक है। समझ गए होंगे आप कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र है। इसी प्रकार से इसमें एक नोट पॉइंट समझ लें कि नोट पॉइंट क्या है कि किसी आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, दो प्रकार से, कि ये हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार कि क्षेत्र के किसी बिंदु पर, क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर के द्वारा, क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर के द्वारा। ये जो क्षेत्र की तीव्रता की बात आई है, इसको हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में जो द्विध्रुव है उससे थोड़ा सा पहले हम इसको बताएंगे, पूरे डिटेल से समझाएंगे कि ये क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो सबसे पहले तो इसके द्वारा ये व्यक्त किया जा सकता है वैद्युत क्षेत्र। दूसरा होता है वैद्युत विभव। तो इस वैद्युत विभव को भी हम समझाएंगे आगे चल के कि ये विभव क्या है। ये इस विभव के यानी कि इन दो के द्वारा इस वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त कर सकते हैं। बात समझ आ रही है, ये इसकी एप्लीकेशन है, इसलिए हम इसको आगे जाके समझाएंगे। तो हमें तो केवल यहाँ पर क्या समझना है, वैद्युत क्षेत्र समझना है। तो वैद्युत क्षेत्र हमने समझ लिया कि किसी आवेश, कोई आवेश है, उसके चारों ओर का जो क्षेत्र है उसके अंदर कोई अन्य आवेश आकर बल का यानी कि वैद्युत बल का अनुभव करे,
वो वैद्युत बल कोई से भी हो सकता है, आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। तो उसका अगर वो अनुभव करे उसे हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। इसी प्रकार से अब हम यहाँ पर देखें जो ई की बात करी हमने, ई वेक्टर और वी की बात करी, तो ये ई क्या है, जहाँ पर ई वेक्टर एक सदिश राशि है। कैसी राशि होती है ई वेक्टर, ये एक सदिश, और जबकि जो वी से हम डिनोट कर रहे हैं ना, इसको वी से व्यक्त कर रहे हैं, ये जो वी है एक आदेश राशि होती है। इसको भी हम बाद में डिटेल से समझाएंगे। अब इसके बाद में आती है बात वैद्युत बल रेखाओं की। तो वैद्युत बल रेखाएं ये क्या हैं, वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है नहीं, वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक वक्र है जिन पर स्वतंत्र एवं पृथककृत धन आवेश गति करते हैं। ये जो आवेश की बात करी ना हमने, ये जो आवेश है यानी कि धनावेश, ये धनावेश है, पॉजिटिव आवेश है। तो ये जो धनावेश है, परीक्षण धनावेश, ये उस काल्पनिक वक्र पर क्या करते हैं, गति करते हैं। तो इस द्वारा समझ लेते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में, अभी वैद्युत क्षेत्र की बात करी थी, यानी कि ऐसे इस क्षेत्र में जो वैद्युत आवेश के चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र के अंदर वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक वक्र है। यानी कि जैसा कि हम चित्र नंबर 1 में देख रहे हैं, तो चित्र नंबर 1 में क्या है कि जो प्लस का धनावेश है इससे बाहर की ओर बल रेखाएं जा रही हैं, और चित्र नंबर बी में जो है बल रेखाएं वो अंदर की ओर आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि धनावेश जो है वो चलता है किधर की ओर, ऋणावेश की ओर चलता है। तो इन दोनों चित्रों से यानी कि ए और बी चित्र से चित्र नंबर सी रेडी होता है, और चित्र नंबर सी में प्लस आवेश और ऋणावेश यानी कि धनावेश से जो धनावेश है वो प्लस से लेकर निगेटिव की तरफ चल रहा है, ठीक है, निगेटिव पे जाके समाप्त हो रहा है और प्लस से वो शुरू हो रहा है यानी कि चलना शुरू हो रहा है। तो ये जो इस प्रकार से एक वक्र तैयार हुआ है, इस वक्र को ही हम जो है कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाओं का ये वक्र है। इसी प्रकार से चित्र नंबर डी में अगर हम देखें, दो आवेश हैं, इसमें दोनों धनात्मक आवेश हैं, समान परिमाण के आवेश हैं। अगर समान परिमाण के आवेश दो हों तो उनका जो उदासीन बिंदु है n वो उनके बीचों बीच होगा, ठीक है। इनसे क्योंकि प्रतिकर्षण बराबर होगा तो इसलिए इनके जो उदासीन बिंदु है उनके बीचों बीच होगा। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से चित्र नंबर ई में अगर हम देखें तो चित्र नंबर ई में जो Q1 और Q2 आवेश है, ये Q1 और Q2 आवेश जो हैं ये दोनों समान परिमाण के नहीं हैं। तो इसलिए इनका जो उदासीन बिंदु n है वो इनके बीचों बीच नहीं है। देखो, एक n बिंदु से पहले वाले Q1 आवेश की दूरी R1 है और दूसरे वाले Q2 की दूरी R2 है। तो इनका मध्य बिंदु पर उदासीन बिंदु नहीं होगा क्योंकि इनका परिमाण बराबर नहीं है। अब बात करते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुणों की। तो सबसे पहला जो गुण है वो सभी वैद्युत बल रेखाएं धन से यानी कि धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं, जैसा कि चित्र नंबर सी में आप देख रहे हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट, बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी कि दोबारा समझ लीजिए कि बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अगला पॉइंट, तीसरे पॉइंट में कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काट सकती, क्योंकि ऐसी स्थिति में कटान बिंदु पर, जो कटान बिंदु होगा उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये दोनों स्पर्श रेखाएं एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। यानी कि किसी भी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती। इसलिए कभी भी दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अगला पॉइंट, बल रेखाएं लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, अर्थात ये खींची गई लचकदार डोरी के समान होती हैं। इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, जैसा कि आप चित्र नंबर सी में देख रहे हैं। अब लास्ट पॉइंट हमारा 5वां पॉइंट, अपनी लंबाई की लंब दिशा में ये रेखाएं एक दूसरे से हटने का प्रयत्न करती हैं। इसी कारण समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। यानी कि अगर आवेश कैसे हैं, समान हैं, तो उनमें जो है प्रतिकर्षण होता है। अगर विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं तो उनके अंदर आकर्षण होता है। जैसे भी चित्र नंबर सी में हम देख रहे थे तो विपरीत प्रकार का आवेश थे तो उनके बीच में आकर्षण हो रहा था। और अब चित्र नंबर जो डी है हमारा, उसमें देख रहे हैं हम चित्र नंबर डी में ये समान प्रकार के आवेश है, यानी कि एक ही प्रकार के आवेश है, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है।
डियर स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर कर दो। और अपने कमेंट बॉक्स में जो भी प्रॉब्लम है उसको लिखकर मेरे पास तक ज़रूर पहुँचाओ।